एक समय की बात है। रजतपुर नाम का एक अत्यंत समृद्ध और शांत राज्य था, जहां के राजा उदयभान अपने न्याय और पराक्रम के लिए जाने जाते थे। लेकिन उनकी सबसे बड़ी शक्ति उनकी रानी महारानी चंद्रप्रभा थीं, जिनकी सुंदरता के किस्से दूर दूर तक फैले हुए थे। कहा जाता था कि जब वह चलती थीं तो उनके आसपास की हवा तक बदल जाती थी और उनके शरीर से एक ऐसी दुर्लभ सुगंध निकलती थी जो किसी को भी अपने वश में कर सकती थी। इस रहस्य के पीछे था उनका एक प्राचीन रेशमी वस्त्र, जो विशेष जड़ी बूटियों और गुप्त विधियों से तैयार किया गया था। लेकिन यही वस्त्र धीरे धीरे पूरे राज्य के लिए विनाश का कारण बनने वाला था। एक दिन महारानी अपनी दासियों के साथ महल के बाहर बहने वाली गहरी और प्राचीन नदी के एक गुप्त घाट पर स्नान करने गईं। वह स्थान अत्यंत शांत और सुंदर था। चारों ओर नीले कमल खिले हुए थे और वातावरण में सन्नाटा था। रानी हंसते हुए जल में उतरी और दासियां उनके साथ खेल रही थीं। लेकिन जैसे ही रानी गहराई में पहुंची, उनके वस्त्र का एक कोना नदी के तल में छिपे एक नुकीले पत्थर में फंस गया और तेज धारा के झटके से उसका एक टुकड़ा फटकर अलग हो गया। रानी को इसका पता तक नहीं चला और वह टुकड़ा नदी की लहरों के साथ बहता हुआ राज्य की सीमा पार कर गया। वह टुकड़ा कई कोस दूर एक अंधकारमय और भयावह प्रदेश में पहुंचा, जिसे करालवन कहा जाता था, जहां का स्वामी था अत्यंत क्रूर और निर्दयी राजकुमार शूलकेतु, जो अपनी शक्ति से ज्यादा अपने अहंकार और लोभ के लिए जाना जाता था। वह किसी भी चीज को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। उसी दिन वह नदी के किनारे शिकार कर रहा था कि अचानक उसके घोड़े ने रुककर जोर जोर से हिनहिनाना शुरू कर दिया। हवा में एक अजीब नशीली सुगंध फैल गई थी। शूलकेतु तुरंत नीचे उतरा और नदी की ओर बढ़ा। उसकी नजर उस लाल रेशमी टुकड़े पर पड़ी। उसने उसे उठाया और जैसे ही उसे अपने पास लाकर सूंघा, उसकी आंखें लाल हो गईं, उसकी सांसें तेज हो गईं और उसके अंदर एक भयानक पागलपन जाग उठा। वह महक उसके दिमाग पर छा गई और उसके मन में एक ही विचार गूंजने लगा कि जिस स्त्री की यह महक है, वह अब उसकी होगी। वह तुरंत अपने महल लौटा और उसने खाना पीना छोड़ दिया। दिन रात वह उसी कपड़े को सूंघता रहता और पागलों की तरह हंसता रहता। उसके सैनिक और सेवक उससे डरने लगे। अंततः उसने अपने गुप्तचरों को आदेश दिया कि उस स्त्री का पता लगाओ जिसकी यह महक है। कई दिनों की खोज के बाद जब गुप्तचर लौटे तो उनके चेहरों पर खौफ साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने कांपती आवाज में बताया कि यह रजतपुर की महारानी चंद्रप्रभा का है। यह सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया, क्योंकि किसी दूसरे की रानी पर बुरी नजर डालना सबसे बड़ा अधर्म माना जाता था। लेकिन शूलकेतु के चेहरे पर डर नहीं, बल्कि एक खतरनाक मुस्कान थी। उसने हंसते हुए कहा कि अब वह रानी उसकी होगी, चाहे इसके लिए पूरे रजतपुर को जलाना पड़े। लेकिन वह सीधे युद्ध नहीं करना चाहता था। वह पहले राजा उदयभान को मानसिक रूप से तोड़ना चाहता था। इसीलिए उसने एक चाल चली। उसने अपने तांत्रिकों से एक काला धुआं तैयार करवाया, जो लोगों के मन में भ्रम और भय पैदा करता था। कुछ ही दिनों में रजतपुर में अजीब घटनाएं होने लगीं। सैनिकों को अपने ही साथी दुश्मन दिखने लगे। लोग रात में चीखने लगे। महल की दीवारों पर परछाइयां चलने लगीं और पूरा राज्य डर के साए में डूब गया। राजा उदयभान समझ गए कि यह कोई साधारण हमला नहीं है, बल्कि एक गहरी साजिश है। उन्होंने अपनी सेना को तैयार रहने का आदेश दिया। तभी एक दिन शूलकेतु का दूत काला झंडा लेकर दरबार में पहुंचा और उसने बिना प्रणाम किए राजा के सामने संदेश पढ़ा कि यदि महारानी को उसके पास नहीं भेजा गया तो वह पूरे राज्य को नष्ट कर देगा। यह सुनते ही राजा का खून खौल उठा। उन्होंने दूत को चेतावनी दी कि एक क्षत्रिय अपनी जान दे सकता है, लेकिन अपनी मर्यादा और अपनी रानी को कभी नहीं सौंप सकता। उन्होंने युद्ध की घोषणा कर दी। अगली सुबह रणभूमि में दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। लेकिन जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, शूलकेतु ने अपने सैनिकों से जहरीले धुएं के मटके फेंकवाए। पूरा मैदान अंधकार और भ्रम से भर गया। राजा की सेना कुछ देख नहीं पा रही थी और इसी का फायदा उठाकर शूलकेतु के सैनिकों ने पीछे से हमला कर दिया। खून की नदियां बहने लगीं। राजा उदयभान बहादुरी से लड़ते रहे, लेकिन अचानक पीछे से आए दुश्मनों ने उन्हें लोहे के कांटेदार जाल में जकड़ लिया।
उनकी तलवार हाथ से छूट गई और सामने खड़ा शूलकेतु पागलों की तरह हंसता रहा। उसने अपनी भारी तलवार उठाई और एक ही वार में राजा को मार गिराया। रजतपुर का अंत हो चुका था। इसके बाद शूलकेतु अपनी सेना के साथ महल की ओर बढ़ा। महल के द्वार पर शूलकेतु आया और उसने घोषणा की कि वह रजतपुर पर कब्जा कर चुका है और अब सिंहासन, खजाना और महारानी चंद्रप्रभा सब उसके हैं। वह अंदर गया और रानी को आदेश दिया कि अब वह उसका साथ दे। रानी चंद्रप्रभा ने कोई विरोध नहीं किया और शांत होकर कहा कि वह उसकी बात मानेंगी, लेकिन उन्हें एक रात चाहिए। शूलकेतु मान गया और सोच लिया कि उसने जीत हासिल कर ली है। उसने अपने हथियार भी हटा दिए और पूरी तरह निश्चिंत हो गया। उस रात रानी ने योजना बनाई कि शूलकेतु को धीरे धीरे खत्म करना है। रानी ने पहले से एक धीमा असर करने वाला विष तैयार किया था, जो शरीर में धीरे धीरे असर करता था। उन्होंने खुद पर उसकी थोड़ी मात्रा पहले से ले ली थी, ताकि वह उसके असर से बच सके। रात को शूलकेतु उनके कक्ष में आया। रानी ने उसे सामान्य तरीके से रखा, उससे बात की, उसकी जीत की तारीफ की और उसे पूरी तरह भरोसे में ले लिया। शूलकेतु को किसी खतरे का एहसास नहीं हुआ और वह पूरी तरह लापरवाह हो गया। रानी ने धीरे धीरे उस विष को उसके पास रहने, स्पर्श और सुगंध के जरिए उसके शरीर में पहुंचा दिया। शूलकेतु को कुछ महसूस नहीं हुआ और वह वहीं बैठा रहा। कुछ समय बाद उसके शरीर में असर शुरू हुआ। पहले उसे कमजोरी महसूस हुई, फिर सांसें भारी होने लगीं। उसके हाथ कांपने लगे। वह उठने की कोशिश करता है लेकिन गिर जाता है। वह समझ जाता है कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है। वह रानी से पूछता है, लेकिन रानी अब शांत नहीं रहती। वह ठंडे स्वर में कहती है कि अब उसका अंत है। शूलकेतु डर जाता है और बचने की कोशिश करता है, लेकिन उसका शरीर पूरी तरह काम करना बंद कर देता है और वह मर जाता है। इसके बाद रानी भी जानती थी कि इस विष का असर उसे भी होगा, क्योंकि उसने इसकी सीमा पार की थी। कुछ समय बाद रानी के शरीर में भी कमजोरी आती है। वह बैठ जाती है लेकिन भागती नहीं है। वह समझ जाती है कि उसका अंत भी निकट है। वह अपने पति के बदले और राज्य की रक्षा के बारे में सोचती है। वह संतुष्ट होती है कि उसका काम पूरा हो गया। धीरे धीरे वह भी मर जाती है। सुबह जब लोग महल में आते हैं तो देखते हैं कि शूलकेतु और रानी दोनों मृत पड़े हैं। शूलकेतु, जिसने लालच में सब कुछ छीनने की कोशिश की, वह भी खत्म हो गया और रानी, जिसने धैर्य और योजना से उसे हराया, वह भी खत्म हो गई। राज्य फिर से खाली हो जाता है और लोग समझते हैं कि सत्ता और जीत का खेल बहुत खतरनाक होता है और इसमें जीतने वाला भी कई बार सब कुछ खो देता है।